जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास में। और देखिए आज का जो क्लास है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज मैंने करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं लिया है। मैंने बहुत ही अच्छे टॉपिक को लिया है जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। खासकर दरोगा के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं। 1275 के पीटी में जाके देखिए, वहाँ पे प्रश्न आए हैं और इससे पहले भी दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, चाहे वो टीचर का हो या कोई भी हो, तो आपके लिए वीडियो फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मर्जी आपकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका और समझते हैं बारी बारी से सभी चीज़ों को। आज जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश द्वारा प्रांतों राज्यों का विलय। ये ट्यूब लाइट के वजह से आपको नहीं दिखता होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए लिखा हुआ है ब्रिटिश द्वारा राज्य एवं प्रांतों का विलय। मतलब ब्रिटिशों ने देखिएगा कि कब कब किस किस को मिलाया और इसको जीता, उसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ भी जिस चीज़ को जब जब ब्रिटिश ने मतलब अपने कब्जा में लिया है उसको हम कवर कर देते हैं। और इसमें से एक दो छूट गया होगा, तो उसके लिए मतलब समझिए कि इस सभी को हमने खुद से कोई बुक में दिया ही नहीं है, तो सबको हम गूगल कर करके अपने से लिखे हैं। उसके बाद आपको हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप देखिए और समझिए। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब का। और यही प्रश्न आपसे 1275 के पीटी में पूछा गया है कि पंजाब राज्य को मतलब अंग्रेजों ने कब विलय किया था। तो पंजाब की बात करते हैं तो ये 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के समय में, मतलब किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब को अंग्रेजों ने विलय कर लिया था। और आप जानते हैं कि पंजाब पर जिसका शासन था वो सिखों का था। किसका शासन था? सिखों का। एक बात आपको हम बताते हैं, सबसे ज्यादा भारत के अंदर अगर ब्रिटिशों का विस्तार किया है तो लॉर्ड डलहौजी एवं वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, इन दो ने सबसे ज्यादा भारत के अंदर अपने प्रांतों का, ब्रिटिश प्रांतों का विस्तार किया। जब डलहौजी को गवर्नर बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था, तो उसको बोला ये गया था कि देखो, मतलब 1833 के बाद, 1858 के बाद वायसराय का पद है। तो जब ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था तो इसके यह कहकर भेजा गया था वहाँ के सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने भेजा गया था कि आप किसी भी हाल में, किसी भी तरह ब्रिटिश प्रांतों को भारत में विस्तार कीजिए और फैलाइए, ये बोला गया था। इसीलिए इसने कई तरह के नीतियाँ अपनाया, कई लोगों को मरवा भी देता था इसको लेकर, और कई तरह के इन्होंने विकास का भी काम भारत में किया था। लेकिन इसका मेन मकसद था ब्रिटिशों का भारत में विस्तार करना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मराठा का। किसका बात करते हैं? मराठा। अगर हम बात करें मराठा का तो देखिए तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका हुआ था, अगर हम कुल बात करते हैं तो 1, 2 और 3 मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें अंतिम मराठा युद्ध जो हुआ था वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और ये इन देश का हुआ था 1818 में। तो 1818 में अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था, और उसके बाद मराठा संघ का पतन हो गया। मतलब मराठा संघ का क्या हो गया? पतन। आपको पता होना चाहिए कि पहले मेन जो थे मराठा का स्थापना किए थे वो शिवाजी, और शिवाजी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ था कि पेशवा के पद आ गया था, और उसके बाद पेशवा मिलकर प्रधानमंत्री और कई तरह के पद मिलकर मराठाओं का एक संघ बनता था। तो वो संघ का पतन हो गया 1818 के तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप दरोगा बनने वाले स्टूडेंट है और सिंसियर स्टूडेंट है पढ़ने वाले, तो हमको पता है कि आप वीडियो जरूर देख रहे होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अवध का। अगर हम बात करें अवध का तो देखिए अवध की बात करते हैं। अब आप करंट अफेयर्स क्यों नहीं लाए, तो एक बात समझिए, करंट अफेयर्स हम 70, 75, 80% हमने कवर कर दिया है दरोगा के एग्जाम के लिए। खास आगे और महीना बीतेगा तो करंट अफेयर्स बनेगा, तब हम करंट अफेयर्स लाएंगे। अब हम सोचे हैं कि आपको बीच बीच में उस टॉपिक से दर्शन कराते चले जहाँ से आपका प्रश्न आपसे नहीं बनता है और मिस्टेक हो जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बेकार वीडियो लगे, तो आप कहिएगा, तो फिर हम करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे, समझे। बाकी करंट अफेयर्स से बीच बीच में वीडियो हम आपको डालते रहेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये वीडियो भी तो दरोगा के लिए ही है कि नहीं, वो भी महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपसे बनेगा नहीं। तो अगर हम बात करते हैं अवध का, तो अवध को 7 फरवरी 1856 ईस्वी में, देखिए अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासन था वो 1848 से लेकर 56 तक था। कहाँ से? 1848 से लेकर 56 तक। 1856 से लेकर 62 तक जो शासन काल था वो था लॉर्ड कैनिंग का। किसका था? कैनिंग का।
तो कहने भी इसमें पीछे नहीं था। अगर अवध की हम बात करते हैं तो 7 फरवरी 1856 ईस्वी को वाजिद अली शाह, मतलब उस समय में आपके डलहौजी रहता है, क्या करता है, 7 फरवरी 1856 ईस्वी को वाजिद अली शाह वहाँ के शासक होते हैं। कहाँ के, तो अवध के। अगर हम बात करते हैं अवध का क्षेत्र का, तो वर्तमान समय में समझिए अवध किसको, तो वर्तमान समय जो अयोध्या है और लखनऊ है उसी को मिलाकर उस समय में अवध प्रांत था। तो अगर हम बात करते हैं कि 7 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया, और क्यों हड़पा, इसको क्यों जीत लिया, तो यहाँ कहा गया कि जो वाजिद अली शाह है वो शासन व्यवस्था सही से नहीं चला रहा है, और इस पर बोला गया इनके बारे में कि ये सही तरीका से शासन व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं और लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, मतलब शासन के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया और बोला गया कि ये शासक आप लोगों के लिए सही नहीं है। और अंग्रेजों ने इसको क्या किया कि अपने ब्रिटिश प्रांत में 1856 ईस्वी में मिला लिया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्रास का। वर्तमान समय में मद्रास को चेन्नई के नाम से आप जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मद्रास का, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में अंग्रेज का पैर पड़ा था तो सबसे पहले वो मान के चलिए सूरत में अपना 1611 में कोठी खोला था। उसके ठीक थोड़ा जब दूर बढ़िएगा तो आपको मद्रास यानी चेन्नई का जगह पड़ता है। तो चेन्नई पर इन्होंने अधिकार 1639 में ही शुरू में ही कर लिया था, और सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मतलब जो मद्रास का जो मेन मार्केट था, मतलब मद्रास का मेन मार्केट, उस पर सिर्फ अधिकार किया था। ऐसा नहीं कि पूरे मद्रास पर इन लोगों ने अधिकार किया था, लेकिन अधिकार जो किया था वो किया था 1639 में, और सिर्फ व्यापार के मकसद से। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मद्रास अगर पूछे तो 1639 आप लगाइएगा, ऑप्शन में होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर बंगाल का, कि बंगाल पर अंग्रेजों ने कब अधिकार जमाया। तो आपको पता है कि बंगाल में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल को अच्छी तरह से जीत लिया और अपने मतलब ब्रिटिश प्रांत में मिलाने का काम किया, और अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया अंग्रेजों ने। तो प्लासी के युद्ध जो आपको हुआ था ये 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 का यह युद्ध हुआ था, और प्लासी आपका भागीरथी नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस युद्ध में आपकी हम बात करते हैं तो आपको पता है कि मतलब कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ से था अंग्रेज की तरफ से, और उधर से कौन था आपका, तो शाह आलम मतलब सिराजुद्दौला था, समझे। अगर हम बात करते हैं तो सिराजुद्दौला को मिर्जाफर ने धोखा दिया था, आप ये भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल के बाद, आपके मन में होगा कि सर बिहार पर कब अधिकार किया, झारखंड पर, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, क्या बिहार, झारखंड जो उड़ीसा था, ये तीनों के तीनों क्षेत्र ही बंगाल के अंदर शामिल थे। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जब इन्होंने बंगाल को जीता तो उसी तरीका से बिहार और उड़ीसा को खुद ब खुद जीत लिया। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंध का। किसका बात, देखिए हमको बड़ा दुखी होता है मन, हम इतना कोशिश बहुत अच्छा, हमको ऐसा नहीं लगता कि हम आप लोगों को गड़बड़ पढ़ाते होंगे, लेकिन ससुरा कोई देखता ही नहीं है, समझे, व्यू ही नहीं जाता है, जबकि सब्सक्राइबर अच्छा खासा है। अब क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है, हमको लगता है कि वैकेंसी आएगा तभी सब देखिएगा। अब हम बात करते हैं सिंध का। किसका बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं। तो सिंध में क्या, देखिए सिंध पर अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। कब किया था, 1843 में। और 1843 की हम बात करते हैं तो देखिए उस समय की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो था लॉर्ड एलिनब्रो था यहाँ का मतलब गवर्नर जनरल। लॉर्ड एलिनब्रो 1843 में था, और 1843 में इसने अधिकार कर लिया। एक बात समझिए, ये 1843 है, 1849 है, तो उस समय तक गवर्नर जनरल ही थे। क्यों, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम जो आया था 1857 के क्रांति के बाद, उसके बाद वायसराय का पद आया था। तो इन लोगों को हम सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं बोल सकते हैं। तो जो लॉर्ड एलिनब्रो था 1843 ईस्वी में, इसी के समय में मान के चलिए ये सिंध पर अधिकार किया गया था। और सिंध पर जो अधिकार किया गया, ये किया गया था चार्ल्स नेपियर की अध्यक्षता में। मतलब चार्ल्स नेपियर इसमें मेन रोल निभाया था सिंध पर अधिकार करने के लिए, समझे। तो आप याद रखिएगा कि सिंध पर अधिकार अंग्रेजों ने कब किया, तो 1843 में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा, दमन व दीप की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गोवा और दमन व दीप है वो, उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, और इस पर कभी भी आपका अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ। अंग्रेजों ने एक आध बार कोशिश भी किया लेकिन छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये
गोवा बहुत साइड में था और बहुत छोटा क्षेत्र था, तो इसके लिए अंग्रेजों ने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। देखिए, अंग्रेज ज़्यादातर उस जगह को हड़पना चाहते थे जहाँ पे लोगों का डेंसिटी ज़्यादा था। पहली बात, डेंसिटी जहाँ पे लोगों का ज़्यादा होगा वहाँ पे व्यापार ज़्यादा चलेगा। एक बात बताइए, कोई आदमी मान के चलिए कि पूरा फाका इलाका में जंगल में कोई दुकान खोल देगा, मान के चलिए बिस्कुट चॉकलेट का, उसका चलेगा? नहीं चलेगा। जब भी वो दुकान करना चाहेगा तो वहाँ करना चाहेगा जहाँ पे मार्केट है, नहीं तो जहाँ पे गांव में लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सामान खरीदने जाएंगे। कोई पेट्रोल पंप अगर मान के चलिए 5 मंजिला पे खोल देगा तो उससे जाएगा आप तेल लगाने? नहीं जाएगा। जमीन पे खुलेगा तभी तो जाएगा चलाने, वो भी सड़क के कात में होना चाहिए। तो उसी तरीका से आप समझिए कि इसका अंग्रेजों का फोकस वहाँ रहता था जहाँ पे भारत का मेन जगह हो, वहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा रहता था। अगर मान के चलिए कंपटीशन का हमको ऑफलाइन कोचिंग खोलना है तो हम कहाँ खोल देंगे? मान के चलिए हम खोल देंगे, मतलब सपोज मानिए कि हम अगर खोल देते हैं उस एरिया में जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, चलेगा थोड़े? तो पटना जैसा जगह पे, मतलब अच्छे सिटी में खोलना होगा जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। तो उसी तरह से हम बात करते हैं सिंध का, तो सिंध व्यापार के क्षेत्र के लेकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया था, समझे? क्योंकि जो भी अरब के लोग थे, मतलब मुस्लिम कंट्री के, वो सिंध से होकर ही भारत के साथ व्यापार करते थे। तो इसको लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह था। 1843 में इस पर अधिकार कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं गोवा दमन द्वीप का। तो इन दोनों पे जो अधिकार था वो पुर्तगालियों का अधिकार था, और पुर्तगाली कब इसका अधिकार में किए ये सही डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब पुर्तगाली आए थे तो धीरे धीरे इन्होंने अपना कोठी डाला। और आपको पता है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले भारत के अंदर कौन यूरोपी आया था तो पुर्तगाली ही, ये आप जानते हैं। और सबसे बाद में भी जो गया वो पुर्तगाली ही गया, क्योंकि पुर्तगाली जो गोवा का आज़ाद किया वो किया था 1961 में, जबकि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ 1947 में। 1961 में स्वतंत्र हुआ और दमन द्वीप और गोवा दोनों हमारे हाथों में आया 1961 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडिचेरी के बारे में। तो पांडिचेरी के बारे में हम समझते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, ये फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ था। इस पे किस पे कब्जा था? फ्रांसीसियों का इस पे कब्जा था। और पांडिचेरी की बात में किया जाए तो पांडिचेरी को भी, ये आपको डेट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि इन लोगों ने कब इस पर कब्जा किया था। तो फ्रांसीसी को इस पर कब्जा था। और पता है आपको कि ये 1954 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1954 में फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुआ। और हुआ कैसे पता है? ये फ्रांस के संसद में हमारे भारतीय नेता जाकर डील किए 1954 में, तब जाके वहाँ के सरकार ने बोला कि ठीक है पांडिचेरी को हम आपको दे देते हैं, तब जाके वो दिए थे। पांडिचेरी के बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बर्मा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही बर्मा हम लिखे और पढ़े तो इससे आपको ख्याल आना चाहिए कि ये म्यांमार का ही पुराना नाम है। क्या है? ये म्यांमार का पुराना नाम है। तो अगर हम बात करते हैं बर्मा की, म्यांमार का, तो आपको एक बात बता दें कि बर्मा जो है म्यांमार से अंग्रेजों ने टोटल 1-2 युद्ध नहीं बल्कि 3 युद्ध लड़े थे। अंग्रेज जिससे भी एक युद्ध में नहीं जीत पाता था तो वो और बार युद्ध करता था। तो जितना बार करता था, अगर किसी से 2 बार या 3 बार किया तो उसको आंगल बर्मा युद्ध या आंगल सिख युद्ध बोलते थे, जिससे वो लड़ता था। उसका नाम, और आंगल का मतलब होता है अंग्रेज। तो अगर हम बात करते हैं तो आंगल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो टोटल 3 हुआ था। एक 1824 से 26 के बीच में हुआ था, एक 1850-52 में हुआ था, और एक 1886-85 में हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो ये 3 आंगल बर्मा युद्ध हुए था। लास्ट वाला जो हुआ तो वो 1886 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया था कि इस पर उस समय में आपको पता है कि जो था आपका वायसराय, क्योंकि अब 1858 के बाद की हम बात करते हैं तो वायसराय होना चाहिए। समझ में आप देखो, आप समझ, जितना हमको समझ में आ रहा है चीज़ें उतना आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर आप दरोगा के स्टूडेंट हैं तो हम कहाँ पे वायसराय बोलेंगे, कहाँ पे गवर्नर जनरल बोलेंगे, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं आंगल बर्मा युद्ध का, तो आंगल बर्मा में अधिकार मतलब 1886 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं कि बर्मा आज़ाद कब हुआ, तो ये आज़ाद हुआ 1937 में। आज़ाद कब हुआ आपका? 1937 में। और इस पर अधिकार कब किया गया? तो 1886। तो इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि आज़ाद हुआ 1937 में, और इस पर अधिकार कब कर लिया गया था? 1886 में घोषणा किया था। तो ऑफिशियली जो इसका घोषणा का अधिकार का घोषणा किया था वो किया था लॉर्ड डफरिन। आशा करते हैं कि अभी तक ये चीज़ें जो हम आपको समझाए वो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि अंग्रेजों को जब साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो इन्होंने 2 नीतियों को अपनाया था, एक सहायक नीति और एक राज्य हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, समझे? तो इसको कई नामों से जानते हैं। तो ये 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखना है, और उसके बाद इसी के तहत कब कब किसको मिलाया गया ये भी आपको ध्यान में
रखना है। तो अगर हम बात करते हैं सहायक संधि के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में समझिए। सहायक संधि कैसा संधि था? ये जो लाया था वो लाया था लॉर्ड बेलेजली। कौन लाया था? लॉर्ड बेलेजली लाया था। लॉर्ड बेलेजली की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड बेलेजली जो था, इसका शासन पीरियड आपका 1700 मतलब 97 या 95 से लेकर 1802 तक माना जाता है मेरे हिसाब से, या 1 तक, ये है, इसी के बीच में था लॉर्ड बेलेजली का। तो लॉर्ड बेलेजली जब आया था तो लॉर्ड बेलेजली क्या बोल रहा था सहायक संधि के तहत? ये मान चलिए किसी भी इसका अगर इसको कोई भी क्षेत्र अगर जीतना है तो ये प्रेम से जीतता था। पहले उसको बोलता था, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है हैदराबाद का, तो ये हैदराबाद को बोलता था कि देखो तुम्हारे बगल में कौन है? मराठा है। तुम्हारे बगल में कौन है? मैसूर है। मराठा है, मैसूर है, तुम्हारे बगल में ये दो प्रांत है। तो हम तुमको दोनों से सुरक्षा करेंगे, इसका मतलब तुमको हम सहायता करेंगे। बदले में तुमको क्या करना होगा कि तुमको अपना जो सेना है वो हमको दे देना होगा, और हम जो कहेंगे हमसे व्यापार और सब चीज़ हमसे अच्छा रिलेशन रखना होगा। अगर तुम पे कोई उंगली उठाता है तो उसके बदले हम तुमको सैनिक सहायता करेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। समझे? ये नीति अपनाता था, इसी को बोलते हैं हम सहायक संधि। तो अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद जो है सहायक संधि को सबसे पहले कबूला था, तो ये 1798 में। मैसूर की बात करते हैं तो ये 1799 में। अवध की हम बात करते हैं तो ये 1801 में। मराठा भी इसको कबूला कब था? तो 1801 में। तो अवध और मराठा दोनों 1801 में सहायक संधि को मतलब मान लिए थे, और ग्वालियर 1804 में। कब? 1804 में। तो एक बात समझो आप, अवध है और क्या है? मराठा। ये दोनों आप याद रखिएगा, 1801। तो याद रखिएगा कैसे? अम्मा, क्या याद रखिएगा? अ से अवध, अम्मा से क्या? मराठा। तो अम्मा 1801, मैसूर 1799, हैदराबाद 98, इस तरीका से। उसके बाद ग्वालियर क्या था? तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको एक तंजौर भी आता है जो, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हम तो इसका ट्रिक है, छोड़िए ट्रिक। अब हम बात करते हैं राज्य हड़प नीति की। अगर हम राज्य हड़प नीति के बारे में बात करते हैं तो सबसे जो पहले हड़पा गया क्षेत्र था वो था सतारा। और अब सतारा आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट, आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी जो मतलब कि शिवाजी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और सतारा की हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है, जिसको राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में हड़प लिया गया था। और आप ये बताइए कि राज्य हड़प नीति किसके समय में आया होगा? हम आपको जस्ट बताए थे कि 1848 से लेकर मतलब 56 तक जो था वो कौन था? डलहौजी। कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था। तो इसके समय में सबसे पहला जो हड़पा गया राज्य हड़प नीति या डैक्टिनी ऑफ लैप्स के तहत जो क्षेत्र था वो था सतारा। दूसरा जो था वो था जैतपुर, या इसी को हम बोलते हैं संबलपुर। क्या बोलते हैं? जैतपुर या संबलपुर, ये 1849 में। उसका बाद बघाट, ये बघाट जो है आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पड़ता है, तो ये बघाट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, जिसे 1850 में मतलब राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। उसके बाद आता है उदयपुर। ये उदयपुर नहीं है, ये है उदयपुर, दे है दे। तो उदयपुर आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। इसको 1852 में हड़पा गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं झांसी का, तो 1853 में। उसके बाद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवध की बात करते हैं तो 1856, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, अवध 1856, तो यही वाला चीज वहाँ है। तो 1856 में। नागपुर की बात करते हैं तो 1854 में। इस तरीका से मतलब लॉर्ड डलहौजी ने भी देखिए कितना ज़्यादा क्षेत्रों को बढ़ाया था। करीब करीब समझिए कि अवध झांसी हो गया, इस क्षेत्र ये यूपी का क्षेत्र हो गया, इसको हड़प ही लिया राज्य हड़प नीति के तहत। उदयपुर एमपी का क्षेत्र हो गया, इसको हड़प ही लिया। जैतपुर संबलपुर राजस्थान का ये हड़प ही लिया। बघाट हिमाचल प्रदेश का, सतारा महाराष्ट्र का। तो देखिएगा अधिकांश तो जो बहुत हाईलाइटेड क्षेत्र है उसको इसने हड़पने का काम किया था। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब कहीं से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने यही कोशिश किया है कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपसे कोशिश मेरा ये है कि आपसे छूटना नहीं चाहिए। यही हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो और मकसद था। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट आपकी तरह 720 पीसी क्वालिटी करके लीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाए और बाकी इसको लिख भी पाए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको हमारा ये प्रयास और क्लास कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और बस दोस्तों में आप शेयर कीजिए। बस व्यू नहीं आता इसलिए मन बहुत टूट जाता है, लेकिन तभी हम आपके लिए इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, आज नहीं तो कल जाएगा ही, समझे। तो चलिए, और हम जानते हैं कि जैसे ही वैकेंसी आएगा तो बहुत अच्छा खासा चलेगा, ये हमको बिल्कुल पता है। अभी वैकेंसी नहीं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कोई नहीं, आप मोटिवेट रहिए, हमको भी थोड़ा मोटिवेट रखिए। बस आपसे मोटिवेट हम तब होते हैं जब आप कमेंट करते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।